बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.4, लेक्चर नंबर 55 होगा क्लास 10 का, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं इसका। ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कर चुके हैं और उन सब में इतनी अच्छी बेस बन चुकी है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें माइनर से डिफरेंस भी आ गए हैं। लास्ट 4.3 में भी वो चीज़ हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आपको बहुत इजीली चीज़ समझ में आ जाने चाहिए और बहुत इजी है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, बार बार बता रही हूँ कि जो पार्शियल फ्रैक्शंस का चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन है वो सब सेम मेथड, सेम स्टेप्स पे चल रहे हैं, ठीक है। कोई स्टेप ज़्यादा या कोई स्टेप कम नहीं है। तो अगर आपको स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस, स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ में आ जाएं तो ये चैप्टर बाकी का आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको क्वेश्चन जो है उसको डिटेल से और कम्प्लीटली फोकस करके समझना है। पहली बार में क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो सकता है कि अगली बार में वो ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी एक्सरसाइज का हो वो आप खुद से कर लें और बाकी के भी क्वेश्चन आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, वो भी आपसे सारे खुद ही हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतना ईजी है, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट करनी है 4.4। अगर अभी तक आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पर वो अपलोड हो चुके हैं, आपने वहाँ से देख लेने हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4.4 का स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा। स्टेटमेंट है, जो फ्रैक्शन है वो है x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं यहाँ पे x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। लास्ट एक्सरसाइज 4.3 जब मैंने आपको करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाए तो उसमें हम कैसे फैक्टर्स, किस तरह से फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस बना के लिखते हैं। ax प्लस बी इस तरह से बना के हम लिख रहे थे, नीचे x² प्लस 4 लिख रहे थे, इस तरह से कुछ करके लिख रहे थे जब वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही थी, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, इधर होल पावर भी है, ठीक है। यहाँ पे होल पावर भी है, तो होल पावर वाले क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं 4.2 में। ऐसा ही है ना, जब वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है इस तरह से, सिर्फ अगर इस चीज़ को बगैर इस तरह के क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन बना है इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं 4.3 में और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 4.2 में। लेकिन यहाँ पे भी पावर हो और होल भी पावर हो तो ये वाले क्वेश्चंस करेंगे हम 4.4 में। और किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, वो मिक्सचर होगा 4.2, 4.3 के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट का। किस तरह से मैं बताती हूँ आपको। अब इंडिविजुअल पावर भी है, मतलब वेरिएबल के ऊपर भी पावर है, होल पावर भी है। तो होल पावर जब हमारे पास होती थी तो हम लोग एक बार उस जो फैक्टर हमारे पास गिवन होता था उसको इस तरह से लिखते थे, एक बार पावर के बगैर, और फिर अगली बार उसको पावर के साथ लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। ऐसा ही है ना, और ऊपर ए बी आ जाता था। लेकिन अभी ऊपर क्या आएगा, क्योंकि ऊपर तो अब वेरिएबल के ऊपर भी पावर है। यहाँ पे पहले वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होती थी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर भी पावर है। तो लास्ट 4.2 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वेरिएबल के ऊपर, इस तरह से वेरिएबल के ऊपर कोई पावर हो तो उनमें हम लोग इस तरह से लिखते थे, ax प्लस बी करके या cx प्लस डी करके, ऐसे। तो हमने यहाँ पे भी वही काम किया है जो काम पीछे किया था। वेरिएबल के ऊपर पावर है इस वजह से ax प्लस बी करके ऊपर लिखा, और जब होल पावर थी तो एक बार पावर के बगैर और एक बार पावर के साथ लिखा। तो ax प्लस बी करके नीचे ये वाली चीज़ लिख थी पावर के बगैर, और पावर के साथ cx प्लस डी करके ये चीज़ लिख दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है जो हर क्वेश्चन में बनती है। पहली जो इक्वेशन बनती है पार्शियल फ्रैक्शंस के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें, तो इसको हम किस इक्वेशन का नाम देते थे, 1 का ना। तो यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था मल्टीप्लाई करने वाला, कि हम मल्टीप्लाई करते थे इन फैक्टर्स को बोथ साइड्स पे। यहाँ पे जो फैक्टर होता था तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, कि इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय x² प्लस 4 का होल स्क्वायर से, इस तरह से। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास जब मल्टीप्लाई किया x² प्लस 4 का होल स्क्वायर तो ये और ये आपस में कट गए, तो लेफ्ट साइड पे बच गया सिर्फ x³, और राइट साइड पे क्या बचा, ax प्लस बी, और साथ इसके नीचे है x² प्लस 4, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x² प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस डी
डिवाइडेड बाई नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक पावर कटी, ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है, और यहाँ ये पावर के साथ पूरा कटे, यहाँ पे भी पावर से पूरा कट गया। तो क्या बना, एक्स क्यूब, हमारे पास आया एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस टी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें आप यहाँ पे अब हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको इक्वल्स टू 0 करके लिखें, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह के फैक्टर्स होते थे, x प्लस 2 होता था, या फिर x माइनस 1 होता था, या x प्लस 3 होता था, तो हम उनको इक्वल्स टू 0 लिखते थे, और फिर वो हमारे पास कोई ना कोई x की वैल्यू आ जाती थी, और उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे x की फॉर्म में, मतलब x के साथ कोई भी फैक्टर नहीं है, स्क्वेयर वाला फैक्टर है, x के स्क्वेयर वाला फैक्टर है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जबकि हमारे पास सिर्फ x के ऊपर स्क्वेयर्स वाले टर्म्स ही हैं, मतलब फैक्टर्स ही आएंगे आगे, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर का फैक्टर गिवन है जिसको हम इक्वल्स टू 0 पुट नहीं करेंगे। तो इस केस में हम वो काम करेंगे जो लास्ट क्वेश्चंस में करते थे, कि इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को इक्वेशन 2 के, ठीक है। क्या लिखते थे, हम लिखते थे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब हाईएस्ट वेरिएबल है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी हम लोग देखेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कांस्टेंट। तो ये बात समझ लेते हैं कि ये बात लिखी क्या है हमने। हम इक्वेट करने जा रहे हैं कोफिशिएंट्स को, कौन से कोफिशिएंट्स को, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, एक्स के कोफिशिएंट को, और फिर कांस्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को। कांस्टेंट्स मतलब जो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब 2 3 4 1 0 इस तरह का कोई भी नंबर होगा, तो उनके कोफिशिएंट्स को भी, मतलब उनको भी, कांस्टेंट्स को भी हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक हो गया। तो चलें जो कांस्टेंट्स और बाकी जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना शुरू करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हुए तो लिखते हैं हम सबसे पहले एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स, एक्स क्यूब। तो इक्वेशन 2 में देखें ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। यहाँ मैं रफली सा लिख रही हूँ, ठीक है। ए एक्स प्लस बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। ये चलें तो हम यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स कौन से बनते हैं। बाद में मैं इसको रब कर दूंगी और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख दूंगी। तो ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बना ए एक्स क्यूब, ए एक्स को 4 से किया तो बना 4 ए एक्स। इसी तरह से बी को एक्स स्क्वायर से किया तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी को 4 से किया तो 4b बना। अब यहाँ पे ऐसे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट बना है वो सिर्फ ए बना है, ऐसा ही है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सिर्फ ए बना है और लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब है ना, लेफ्ट साइड पे भी एक्स क्यूब मौजूद है ये। तो इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। तो जब कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो मतलब 1 तो होता ही है। तो मैं लिख दूंगी 1 कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया मेरे पास 1। तो a इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक हो गया। अब हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर के। अच्छा जी, अब यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने इस चीज़ को रखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यहाँ से देख लें तो b, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट बन रहा है b बन रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ b बन रहा है तो मैंने यहाँ पे b लिखा और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इक्वल्स टू के बाद 0 लिख लिया हमने। ठीक हो गया। अब मैं कोफिशिएंट लिखती हूँ x का। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे मौजूद है, x का कोफिशिएंट है 4a, हेयर 4a, और लेफ्ट साइड में भी x मौजूद नहीं है तो ये भी इक्वल्स टू 0 आ गया। अब कोफिशिएंट देख लेते हैं कांस्टेंट का, ठीक है, कांस्टेंट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे cx भी है, cx भी है, तो x का कोफिशिएंट जो है वो
प्लस सी भी बनेगा ना, 4a प्लस सी, राइट, 4a प्लस सी, ये सारे कोफिशिएंट्स बने हैं x के, ठीक हो गया। अब कोफिशिएंट्स देख लेते हैं कांस्टेंट के, कि कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स कौन से होंगे। मतलब कांस्टेंट तो आपको पता ही है ना, कांस्टेंट बोलते हैं किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, किसी वेरिएबल के बगैर जो सा नंबर होता है। जैसे कि हमारे पास ये 4 भी है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, x, x क्यूब, x स्क्वायर नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कांस्टेंट हमारे पास 4 भी हो गया, ठीक है, तो ये 4 भी कांस्टेंट यहाँ से हो गया। आगे है प्लस डी, तो प्लस डी भी एक साथ लिख लिया, तो ये हमारे पास सारे आगे इक्वेशंस बन गई, ठीक हो गया। तो यहाँ से पता चला कि a की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 1 निकल आई, b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 निकल आई। अब जो c और d की वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट कर लेते हैं a की और b की वैल्यूज़ को पुट करके। तो a हम जानते हैं c की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो जैसे कि हमारे पास 4a प्लस c इक्वेशन बनी है ये वाली, तो 4a प्लस सी जो इक्वेशन है, अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं a की जगह पे पुट कर दूँ 1 को, क्योंकि a की वैल्यू 1 गिवन है, प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो 4 1s are 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू -4। c की वैल्यू आ जाएगी -4, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से 4b प्लस डी को यूज़ करते हुए d की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4b plus d is equals to 0, so implies that b is equals to 0, so that's why b की जगह पे 0 लिख लिया, plus d is equals to 0, 4 zeros are 0 plus d is equals to 0, so implies that d is equals to 0, तो d की वैल्यू आ गई है 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है 0, c की वैल्यू आई है -4 और d की वैल्यू आई है 0। अब इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास कंप्लीट और फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन, पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c and d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, तो a मतलब x प्लस b मतलब 0 है, तो कुछ भी नहीं लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स, तो -4x माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे, डिवाइडेड बाय डी 0 है तो डी नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका आंसर आया है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। और इसको बॉक्स बना के थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये तो सोल्यूशन हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं स्टेप्स पे, इसी मेथड पे, इस एक्सरसाइज 4.4 के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी हैं, आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन लिख लेते हैं x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अब x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 के ऊपर यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो x प्लस 1 को मैं अकेले लिख सकती हूँ एक साथ डिवाइड करके इस तरह से, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब प्लस, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर हो गया है, तो एक्स स्क्वेयर की वजह से मैंने बी एक्स प्लस सी लिखा और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को ऐसे लिखा। अब चूँकि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर भी है तो एक बार पावर के बगैर लिखा है इस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को। अब मैं पावर के साथ लिखूँगी, सी है, सी के बाद आएगा डी एक्स प्लस ई
और अब मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करके, और ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया है स्टूडेंट्स जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो करते थे वो करते थे मल्टीप्लाई करने वाला। तो लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय, इन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं इन फैक्टर्स के साथ x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ ऊपर वाली चीज़ बच जाएगी जो कि है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब a के साथ नीचे है x प्लस 1, तो x प्लस 1 कटेगा और a के साथ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और बी एक्स प्लस सी के साथ क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी के साथ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, एक तो एक्स प्लस 1 बच जाएगा, एक ही चीज़ बचेगी बी एक्स प्लस सी के साथ, एक बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। फिर डी एक्स प्लस ई के साथ क्या बचेगा, डी एक्स प्लस ई के साथ क्या बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पूरी टर्म कट जाएगी, तो डी एक्स प्लस ई के साथ बच जाएगा एक्स प्लस 1 सिर्फ। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी इस इक्वेशन को किसी चीज़ का नाम नहीं देते क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, तब मैं कोफिशिएंट्स को इजीली इक्वेट कर सकूँगी। अब क्वेश्चंस थोड़े लंबे आएंगे ना, तो उनमें मैं ये करूँगी कि मैं पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस कर दूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ, थोड़ा सा ईजी करके लिख लूँ। तो वो ईजी करके लिखना क्या होगा, मैं ये करूँगी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यहाँ पर मैं फॉर्मूला ओपन करूँगी और बी एक्स प्लस सी को मैं एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और मतलब ये भी चीज़ भी इनसे मल्टीप्लाई हो रही है तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, डी एक्स प्लस ई को एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूँगी। ये मेरी सिंप्लीफिकेशन होगी। तो चलें ये स्टेप कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्या है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब a अपनी जगह पे ही रहेगा और x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हो गया, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले तो बी एक्स प्लस सी को मैं एज इट इज़ लिखा रहने दूंगी इस तरह से, और सिर्फ एक्स प्लस 1 को और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो लिखा है उनको मल्टीप्लाई करूँगी। तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, एक्स 1 से किया तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 × 1, तो ये मेरे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे। ठीक हो गया। अब डी एक्स प्लस ई को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो डी एक्स को एक्स प्लस 1 के साथ लिखा ऐसे, प्लस ई को एक्स प्लस 1 के साथ लिख लिया। ठीक हो गया। अब एक स्टेप और मैं सिंप्लीफिकेशन करना चाहूँगी इन स्टेप्स की। मैं क्या करना चाहूँगी, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, a के साथ जो टर्म्स है मैं उनको अरेंज करके लिख लेती हूँ, a इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x के साथ मैंने x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अलग से लिख लिया, प्लस c के साथ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अलग से लिख लिया। ठीक है। अब डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है तो d को बाहर ही रहने देती हूँ और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन टर्म्स के साथ, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a के साथ कोई वेरिएबल नहीं रहा, सब अंदर है, b के साथ सिर्फ एक वेरिएबल रह गया, c के साथ कोई नहीं रहा अंदर है, d से कोई नहीं रहा अंदर है, e से कोई वेरिएबल नहीं रहा, a b c d सब अकेले हैं, a b c d e अकेले हैं, b के साथ वेरिएबल x अभी मौजूद है। तो बजाय कि मैं एक और स्टेप करूं जिसकी वजह से मेरे पास ये 3-4 स्पेस यहाँ पे 3 सारी जगह कवर हो जाएगी, मैं ऐसे करती हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही x को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ इन सब टर्म्स के साथ। तो x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया x क्यूब के साथ तो x4 बन गया, x स्क्वायर से किया तो x क्यूब बन गया, x के साथ किया तो x स्क्वायर बन गया और 1 के साथ किया तो x बन गया।
तो यहाँ डायरेक्टली मैंने b के साथ जो वेरिएबल x था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर मैं एक और स्टेप करती तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे दोबारा लिखे जाते हुए सारी जगह फिल हो जाती है और मेरे पास जगह ना रहती क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लिया। लेकिन आपने नोटबुक पे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ये स्टेप करना है, ठीक है, आपने ये स्टेप करना है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, आप नोटबुक पे कर रहे होंगे, रजिस्टर पे कर रहे होंगे, तो आपने ये सब स्टेप्स करने हैं। ओके, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं और जितना इजीली, जितना आपने अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्क्राइब करके लिखा होगा, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन से लिखा होगा, उतना अच्छा इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पे, आपके टीचर पे पड़ेगा जो आपका टेस्ट, आपका होमवर्क या आपका एग्ज़ाम चेक कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, अपनी तैयारी भी अच्छी रखनी है, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं जी। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। इस इक्वेशन को अब हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इसको हमने कह दिया ये है इक्वेशन नंबर 2 जी। तो अब क्या करना है, अब इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो बोर्ड तो वैसे भी रब करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, तो मैं कहती थी फालतू का स्टेप ना करूँ, जो काम के स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे और लेफ्ट साइड पे रब करके लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x4, क्योंकि x4 वेरिएबल भी है अंदर यहाँ हर जगह, x³ x² x एंड कॉन्स्टेंट्स, इन सब के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो लेफ्ट साइड पे सारा रब करते हैं और कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें अपना सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन लंबे आ रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ना, तो लास्ट एक्सरसाइज जो होती है वो थोड़ी, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी लंबी होती है, उसमें सबका कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टार्टिंग के सारे एक्सरसाइजेस का। तो सबसे पहले कोफिशिएंट जो है वो x4 का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग कर लेंगे। तो x4 यहाँ से करेंगे ना, तो a के साथ x4 a के साथ है, मतलब a का x4 का एक कोफिशिएंट तो a हो गया, x4 का एक कोफिशिएंट हो गया a, क्योंकि जब a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 के साथ भी a आएगा ना, तो इसका मतलब है कि a कोफिशिएंट है x4 का, तो मैंने एक नंबर लिख लिया a। अब यहाँ पे b भी बन रहा है x4 का कोफिशिएंट, तो प्लस b मैंने लिख दिया साथ। अब लेफ्ट साइड पे भी x4 एग्जिस्ट करता है जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब 1 है, तो a + b = 1 आ गया। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर a का, ठीक हो गया। ये x4 का कोफिशिएंट देखा है। अब देख लेते हैं कोफिशिएंट x³ का जी। तो यहाँ से सॉल्यूशन अब इधर आएगा सारा। x³ का कोफिशिएंट का क्या होगा, एक वाला जो है उसमें देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी x³ नहीं है। अगला देखते हैं, ये x³ है, तो b जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x³ के साथ भी आएगा। इसका मतलब है कि a कोफिशिएंट जो है x³ का वो हो गया है b। आगे चलते हैं, अब यहाँ c अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो तो x³ है यहाँ पे, तो cx³ बनेगा, तो मतलब x³ का एक कोफिशिएंट है +c, ठीक है, b + c। और लेफ्ट साइड पे x³ नहीं है, मतलब 0 आ जाएगा इक्वालिटी के बाद। ये होगी इक्वेशन नंबर b, ठीक है। अब कोफिशिएंट देख लेते हैं x² का। तो x² जो है a और 2x² है, तो ये बन जाएगा 2ax²। तो x² का कोफिशिएंट बन रहा है 2a लिखा। फिर x² b के साथ भी है, इस लाइन में भी है x², तो bx² बन रहा है, तो +b। फिर x² c वाली लाइन में भी है, तो इसका कोफिशिएंट बन गया c। x² d वाली लाइन में भी है, तो +d भी आ गया। तो 2a + b + c + d कोफिशिएंट्स आ गए। और लेफ्ट साइड पे x² का कोफिशिएंट बन रहा है 3, ये 3, तो इक्वालिटी के बाद 3 भी आ गया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर c।
अब कोफिशिएंट देख लेते हैं x का जी। तो x के कोफिशिएंट्स देखें अगर, तो a के साथ तो x नहीं है कहीं पे भी, b के साथ है x तो b एक कोफिशिएंट बना, फिर c के साथ है तो प्लस c एक कोफिशिएंट बना, d साथ है तो प्लस d एक कोफिशिएंट बना, e साथ है तो प्लस e एक कोफिशिएंट बना। और इक्वालिटी से पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी x एग्जिस्ट करता है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, तो एक इक्वेशन ये d इक्वेशन बन गई, b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल्स टू 1। अब कोफिशिएंट्स देख लेते हैं कांस्टेंट के, ठीक है, कांस्टेंट के चेक कर लेते हैं। तो कांस्टेंट लिखा, अब पहली लाइन a में कांस्टेंट है 1 तो मतलब a एक कोफिशिएंट हो गया, b लाइन में कोई कांस्टेंट नहीं है, c लाइन में भी 1 है तो प्लस c हो गया, d में कोई नहीं है तो e लाइन में भी है एक तो e हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 भी है तो इधर इक्वालिटी के बाद 1 आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर ABCD स्मॉल e इक्वेशन बन गई है। तो जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ इक्वेशंस बन गई हैं और इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए मैं इन अननोन्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लूँगी, A B C D E की वैल्यूज़ को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो किस तरह से शुरू होगा ये काम करना, ऐसे कर लेते हैं कि एक बात है कि x प्लस 1 हमारे पास एक फैक्टर था जिसको यूज़ करते हुए हम एक अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। तो वो स्टेप मैं अभी नहीं कर रही हूँ, वो स्टेप आप खुद अपना इंक्लूड कर लीजिएगा, वो स्टेप हमने लास्ट में बहुत किया है। वो स्टेप ये है कि हमारे पास फैक्टर था x प्लस 1 का, राइट, x प्लस 1 का फैक्टर था। तो हम ये करते थे ना कि x प्लस 1 जैसे फैक्टर हुआ तो हम कह दिया हमने इक्वल्स टू 0 से इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -1। सो ये x की वैल्यू आ गई जिसको फिर हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास किसी भी एक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप आपने करना है कि x की वैल्यू -1 हमारे पास आ गई है। अभी जो -1 वैल्यू आई है इसको आपने पुट करना है इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब आप इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 को, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी जो कि a की वैल्यू 1 होगी। जब आप पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं स्टेप नहीं लिख रही लेकिन मैं आंसर लिख देती हूँ। व्हेन वी पुट x is equals to -1 in equation number 2, we get a is equals to 1 as our answer of value of a। ये a की वैल्यू 1 आ जाएगी जब x की वैल्यू -1 को पुट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में। और अब इसको यूज़ करते हुए a के इक्वल्स टू 1 को यूज़ करते हुए b c d e की वैल्यूज़ को हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो स्टेप है ये हमने अब तक बहुत किया है, 4.4 एक्सरसाइज में हम आ गए हैं, 4.3 में बहुत किया है, 4.2 में बहुत किया है, 4.1 में बहुत किया है। इन सब एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस है और वो सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं और उन सब क्वेश्चंस में ये स्टेप किया है। इसलिए इस टाइम में आपको ये स्टेप नहीं करवा रही, ठीक है ना, इसीलिए नहीं करवा रही। अगर आपको अभी भी ये स्टेप समझ में नहीं आया हुआ तो यही हो सकता है कि आप जाएँ वापस और 4.3 और 4.2, 4.1 वाला लेक्चर स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सारा सोल्यूशन सब स्टेप्स क्लियर हो जाएं। जी, तो a की जो वैल्यू 1 आई है इसको अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर a में, स्मॉल a जो इक्वेशन है इसमें। तो हम लिखते हैं कि पुट a इज़ इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर a, जो कि है a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। सो इम्प्लाइज दैट a 1 के इक्वल है तो 1 प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 1, implies that b is equals to 1। a इधर 1 प्लस हो रहा है, इधर के माइनस हो जाएगा तो इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू आ गई है 0, a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब हम c की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लिखेंगे पुट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर b, लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं कि अब रब कर लेते हैं, राइट साइड को भी करना पड़ेगा।
जी, इसको भी रब करना पड़ेगा। लिखते हैं पुट b इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर b इक्वेशन में b को 0 पुट किया तो 0 c इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू भी 0 आ गई है। इसको भी हाईलाइट कर लिया। तो देखें स्टूडेंट्स, a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कर लेते हैं a b c की वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर c में। तो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर c। तो a की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस b 0 है प्लस c 0 है प्लस d इज इक्वल्स टू 3। 2 1s are 2 plus 0 plus d is equals to 3. So d is equals to 3 minus 2 is equals to 1. So implies that d की वैल्यू आ गई है 1। d की वैल्यू 1 आ गई है। अब क्या करना है जी, अब ऐसे करना है कि अब a b c d जो वैल्यूज़ आई हैं इनको पुट करते हैं e में, और e की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। a b c d की वैल्यू आ चुकी हैं, एक e की वैल्यू नहीं आई, तो इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर e में। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर e। तो e में जब वैल्यू पुट करेंगे, a है 1, c है 0 प्लस e इज इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट e की वैल्यू आ गई है -1 जी। तो e की वैल्यू क्या आई है? अच्छा, e की वैल्यू भी आई थिंक सो नहीं, e की वैल्यू -1 नहीं आती, e की वैल्यू 0 आती है। कैसे 0 आती है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है तो दूसरा वाला -1 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो e की वैल्यू 0 आ गई। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने a b c d e सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब इन जो सब वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया गया है इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में और अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास नोट है, क्या इक्वेशन थी, उसमें सब वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, रब करते हैं बोर्ड और यहाँ पे ही लिख लेते हैं। लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 divided by x plus 1 x square plus 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा ऊपर और नीचे बनेगा x plus 1 और प्लस यहाँ होगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आ गया है फाइनल और कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.4 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और सही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई टर्म समझ में ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आप पोस्ट करें, वहाँ पे ही आपको आंसर बताया जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर या आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। तो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वेयर प्लस 1
प्लस डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। स्टूडेंट समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा है। इसको इस स्टेप को मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर के साथ। तो लेफ्ट साइड पे बच जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू राइट साइड पे a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर बचेगा। ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ बचेगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पावर के बगैर, और डी एक्स प्लस ई के साथ क्या बचेगा x प्लस 1, राइट। अब इसको एक्सप्लेन कर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अपने इस आंसर को हम थोड़ा सा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर 4 प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर, और बी एक्स प्लस सी के साथ इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 × 1, तो बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ पूरा नहीं आएगा, नीचे लिख लेती हूँ, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 और डी एक्स प्लस ई के साथ लिखना है x प्लस 1 को। अब अगला स्टेप कर लेते हैं अपना। जी, तो अब ये करना है हमने कि अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू अरेंज करके लिख लेते हैं a इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस बी एक्स है तो प्लस बी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, डी एक्स को अलग से एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, ई को अलग से। एक स्टेप और करेंगे कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस, अब x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस c इज इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस d इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो गया और प्लस e इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो a b c d e हमारे पास बाहर है कि बाकी वेरिएबल्स अंदर हो गए हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। जी, तो स्टूडेंट्स ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमारे पास एक फैक्टर था x प्लस 1, राइट। सो x प्लस 1 को तो इक्वल्स टू 0 पुट किया जा सकता है ना, तो मैंने लिखा कि पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a इंटू, अब x के जगह पे -1 पुट किया तो -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 1 ये हो गया, और प्लस b इंटू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वेयर प्लस -1 ऐसे लिख लिया, प्लस c इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वेयर प्लस -1 प्लस एक्स की जगह -1 और फिर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, और प्लस d इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस -1 और प्लस e इंटू -1 प्लस 1।
सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट के, प्लस सी इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट के, प्लस डी इंटू 1 माइनस 1 दोनों कट के, और प्लस ई इंटू माइनस 1 प्लस 1 ये भी दोनों कट के। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 2 3 4 बचा, और यहाँ पे भी माइनस 1 आएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी इंटू 0 और प्लस ई इंटू 0, ठीक है। और ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4a, और ये प्लस बी 0, ये भी 0, ये भी 0, और 1 इज इक्वल्स टू 4a, सो इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू a, सो a की वैल्यू आ गई है 1/4। तो स्टूडेंट्स a की 1/4 वैल्यू को यूज़ करते हुए हम b c d e की वैल्यूज़ निकालेंगे, और इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, और बाकी का काम अब क्या करेंगे, बाकी का काम ऐसे करेंगे कि इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में कर रहे थे। तो चलिए जी, अभी जो मेरी लेफ़्ट साइड है वहाँ पे तो मैंने काम किया है, राइट साइड को मैं रब करूँगी जी। तो मैंने लेफ़्ट साइड रब करी है फ़िलहाल, क्योंकि मैं राइट साइड पे मेरा इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, तो उसको मैं रब नहीं कर सकती, उसे यूज़ करना है। सो अब इक्वेशंस बनाते जाते हैं, इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x4 x क्यूब x स्क्वेयर x एंड कांस्टेंट, इन सब के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 2 में से देखते हैं कि x4 के कोफिशिएंट a है, तो ये x4 के कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। x4 के साथ जो सा कोफिशिएंट है वो है a, फिर आगे x4 b वाला जो है, b के साथ जो x4 है वो भी है, x4 का कोफिशिएंट b प्लस b, और बस ये कोफिशिएंट्स लेफ्ट साइड पे नहीं है x4, तो ये इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये बन गई। अब x क्यूब के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, x क्यूब, तो इधर तो x क्यूब नहीं है, a में b वाली साइड पे x क्यूब है, तो कोफिशिएंट हो गया b, c में भी कोफिशिएंट है तो c, और इक्वल्स टू x क्यूब यहाँ पे भी नहीं है, तो इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर में 2a कोफिशिएंट हो गया, फिर b में प्लस b कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वेयर का, c में प्लस c कोफिशिएंट हो गया, d में प्लस d कोफिशिएंट हो गया, और ये इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का 1 के, एक इक्वेशन ये होगी 2a प्लस b प्लस c प्लस j इक्वल्स टू 1। और एक x के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, तो x के कोफिशिएंट्स में आ जाएंगे भाई, b आ गया प्लस सी, एक्स बनता है मल्टीप्लाई होकर, तो सी आ गया प्लस डी आ गया और प्लस ई आ गया, और ये इक्वल्स टू 0। बी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। अच्छा जी, कांस्टेंट के ए आ जाएगा एक कोफिशिएंट, फिर एक कोफिशिएंट आ जाएगा प्लस सी, और एक आ जाएगा प्लस ई इज इक्वल्स टू 0 जी। तो स्टूडेंट्स ये सारे कोफिशिएंट्स आ गए हैं, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट्स के रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट्स हैं जो कि इक्वेशंस की शक्ल में हमारे पास आ गए हैं। तो इनको यूज़ करते हुए हम अब बाकी की जो अननोन वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि ए की वैल्यू तो आ चुकी है पास, लेकिन बी, सी, डी, ई की वैल्यूज़ को हम इन कोफिशिएंट्स, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। तो अभी बोर्ड रब करते हैं और इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब हमें इक्वेशन 2 की ज़रूरत नहीं रही, तो मैंने फिर बोर्ड रब कर दिया। मैंने यहाँ पे से इक्वेशन 2 को मिटा दिया क्योंकि मैंने उससे जो काम करना था वो कर लिया। हाँ जी, ए की वैल्यू है 1/4, इसको इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन नंबर ए, इस इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन नंबर बी, इसका नाम रख दिया सी, ये हो गई डी और ये हो गई ई। ओके, अब इक्वेशन नंबर ए में मैं पुट करूँगी ए की वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट a is equals to 1/4 इन इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए में a 1/4 को पुट किया, तो a की जगह पे 1/4 लिखा,
plus b is equals to 0, so implies that b equals to -1/4 आ गया। ये b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट कर देते हैं b की वैल्यू को, जो कि आई है -1/4 इन इक्वेशन नंबर b। तो b को -1/4 पुट किया है b इक्वेशन में, तो प्लस c इक्वल्स टू 0, सो इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 1/4। तो c की वैल्यू आ गई है 1/4। अब पुट कर देते हैं a b c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर c में, तो लिखते हैं पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर c। तो 2 इंटू a की वैल्यू है 1/4 प्लस b की वैल्यू है -1/4 प्लस c की वैल्यू है 1/4 प्लस d इज इक्वल्स टू 1। सो कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा, या फिर कटिंग नहीं करते इसकी, ये भी रहने देते हैं, इसको 2 रहने देते हैं, इसको 4 रहने देते हैं। 2/4 लिख दिया, -1/4 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, प्लस d इज इक्वल्स टू 1। प्लस 1/4 -1/4 कैंसिल, सो 2/4 रह गया, 2/4 इधर रखे -2/4 हो गया, 1 - 2/4 है। अब कटिंग कर दें तो ये बन जाएगा 1/2, सो 1 - 1/2 हमारे पास आएगा 1/2। सो d की वैल्यू भी आ गई है 1/2। तो मैंने यहाँ पे d की वैल्यू को लिख लिया 1/2, d की वैल्यू आई है, इसे हाईलाइट कर देते हैं जी। तो d की वैल्यू आ चुकी है 1/2। अच्छा, d की वैल्यू भी 1/2 आ गई है, और e की वैल्यू भी रह जाएगी, तो e की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कि अब राइट साइड पे से बोर्डर अप करते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से। इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी इक्वेशन, इसमें e भी है, तो पुट करके e की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन नंबर e। इक्वेशन नंबर e में a c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a है 1/4, c भी 1/4 प्लस c 1/4 प्लस e इक्वल्स टू 0। सो 1/4 1/4 बन जाएगा 1 + 1 प्लस e, सो ये बन जाएगा 2/4 e, और इम्प्लाइज दैट e इज इक्वल्स टू 1/2। तो e की वैल्यू आ जाएगी 1/2 - 1/2, इम्प्लाइज दैट e इज इक्वल्स टू -1/2। तो देखें स्टूडेंट्स, a b c d e सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब फाइनल काम हम करते होते हैं, जब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं, तो जो फाइनल स्टेप होता है वो ये होता है कि सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन सबकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x + 1 माइनस x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 इंटू 4, और प्लस x - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² + 1 का होल स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया है फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं बॉक्स बना के। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।
एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इन क्वेश्चन का सलूशन बताऊं, कोई स्टेप स्किप ना हो, ताकि आपके लिए समझने में और काम करने में आसानी हो। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के सब क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, 56 लेक्चर नंबर में, और जिसमें एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन ऑनवर्ड क्वेश्चन है 4, 5, 6 उनको सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का या किसी भी ट्यूटोरियल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें, ताकि उन तक भी ये मैथ्स का कंटेंट कोर्स पहुंच जाए एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, तो अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 4.4 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं, क्वेश्चन 4 से ऑनवर्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।